हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम अध्याय 10 में आगे बढ़ते हुए जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं उनको हल करना शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अच्छा एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी मोड आ रहा है बच्चों। तो हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसको i के इक्वल मान लेते हैं और जो अंदर वाला फंक्शन है उसको मैं नाम दे रहा हूँ fx एक बार, और इसको नाम दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास fx है हम उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, और fx वास्तव में कौन है? मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। हम जानते हैं जब मोड वाला क्वेश्चन आता है तो उसकी दो वैल्यू बनती हैं बच्चों। एक बार तो यही वैल्यू यूज़ होती है बिना कोई बदलाव के, जब इसके अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 या 0 से बड़ी हो, और इसके साथ माइनस आ सकता है जब इसके अंदर की वैल्यू 0 से छोटी हो। अब थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, यानी ऊपर वाला मान यूज़ करना है। इसके हम दो गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। इसके गुणनखंड बनेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2, 0 या 0 से बड़ा। और ये वाला जो वैल्यू इसको यूज़ करने के लिए माइनस का गुणा कर देता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 यूज़ करनी है जब इनका गुणनखंड किया और इस वैल्यू का मान हो 0 से छोटा। अब ये है असम्मिका के रूप में, द्विघात असम्मिका। इसको हल करने का एक सिस्टम होता है बच्चों, वो आपको जब आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाला पॉइंट किया था तो उसके अंदर भी आया था, तो मैं उसी पॉइंट को यूज़ कर रहा हूँ। अब आप पहले यहाँ पर फोकस कीजिए। हमारा क्वेश्चन यही है, इसको fx लिया, इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। यहाँ से दो बिंदु मिल रहे हैं मुझे, x का मान 1 और x का मान 2। ये लो, तो मैंने लिख लिया 1 और 2। याद कीजिए हम वहाँ पर ऐसे ही तो हल करते थे, यहाँ पर लिखते प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ये वाला चिन्ह बन रहा है 0 से बड़ा, वहाँ पर तो ये फंक्शन यूज़ करना है। जहाँ पर 0 से छोटा बन रहा है वहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। यानी कि इस एरिया में फंक्शन यूज़ किया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। इस एरिया में फंक्शन यूज़ किया जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, और इस एरिया में फंक्शन यूज़ किया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। ये हमारे फंक्शन बन गए। लेकिन हमारा इंटीग्रेशन बच्चों कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर 2। तो 0 तो कहीं यहाँ होगा, तो हमें जाना है 2 तक। तो वास्तव में इंटीग्रेशन दो पार्ट बने, एक तो 0 से 1 और 1 से 2। तो हम अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 की सहायता से यूज़ करते हैं P3 को। तो हम लिखते हैं इसलिए P3 से हमारे इंटीग्रेशन को नाम दे रखा है I, जो कि वास्तव में था 0 से 2 fx और dx। हमने उस फंक्शन को मान लिया था बच्चों fx। अब इसको मैंने को दो पार्ट में बांटना है। कौन कौन सा बच्चों? एक तो 0 से 1 fx dx और दूसरा है 1 से 2 fx dx। अब 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन यूज़ कर लेंगे बच्चों, और 1 से 2 के बीच में ये वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 2, सॉरी यहाँ पर 0 से 1 आना चाहिए बच्चों, नहीं सॉरी यहाँ पर तो सही है, 0 से 2 ये था। 0 से 1 fx के स्थान पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 का इंटीग्रेशन करना है अब हमें। उसमें 1 से लेकर 2 में ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। दोनों इंटीग्रेशन को हल कर लेते हैं बच्चों, बाद में लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस इंटीग्रेशन को हल करना हो तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन बन जाएगा, फिर यहाँ पर है -3 और x, -3 कांस्टेंट, x का बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2, फिर था 2 जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 2x, और लिमिट है बच्चों इसकी 0 से लेकर 1 तक, ये रही। नेक्स्ट स्टेप में यही है, इंटीग्रेशन तो इसके जैसा ही आएगा, बस उसका माइनस से गुणा कर देने, इसी इंटीग्रेशन को यूज़ कर लेते हैं। तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बटे में 3 प्लस 3x स्क्वायर बटे में 2 और माइनस 2x, लेकिन अब लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर 2। दोनों पार्ट पे यूज़ करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को।
तो यहाँ पर देखिए पहले इसकी बारी, x का मान पहले रखते हैं 1 इसमें, तो यहाँ पर आएगा 1/3, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ये अपर लिमिट है बच्चों इसकी। लोअर लिमिट के लिए x का मान क्या रखा जाएगा 0, सारों में x आ रहा है तो ये सारे पार्ट बन जाएंगे 0, तो यहाँ पर ओवरऑल सिर्फ लिख देता हूँ 0। इसका काम ख़त्म। उसकी अपर लिमिट लिखता हूँ तो x के स्थान पे लिखा जाएगा 2, तो यहाँ पर बन जाएगा -8/3, यहाँ पर बन जाएगा 3/2 तो है, यहाँ पर 4 आएगा, 12 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर बन जाएगा -4। अब x का मान रखूँगा 1 रखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3 प्लस का 3/2 और माइनस का 2 बच्चों। इस वैल्यू को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये 1/3 -3/2 प्लस 2, इसको लिख लेता हूँ पहले -8/3, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पर माइनस का गुणा कर देता हूँ अंदर तो कितना आ जाएगा +1/3 -3/2 और प्लस का 2। एक जैसी वैल्यू को मैं हल कर लेता हूँ। यहाँ देखो -3/2 और -3/2 ये मिलके बना देगा -3, 2 और 2 मिलके बना देंगे +6, बचे 1/3 वाले भाग इनको भी जोड़ दो। ये देखो 1/3 प्लस 1/3 और -8/3, ये ओवरऑल बनाएंगे -6/3। थोड़ा सा और ठीक करते हैं, ये -3 + 6 और यहाँ पर बनेगा -2, ओवरऑल वैल्यू आएगी 1 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर एक मोड के रूप में है, लेकिन अब मोड के अंदर है log x। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। आई इंटीग्रेशन के अंदर वाले फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं हमेशा की तरह f(x), नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर जो f(x) है उसकी बात करते हैं, उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, नहीं मोड हटाते हैं। वो है log x का मोड, बेस e है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोड वाले पार्ट को हल करना हम लोगों को आता है बच्चों कि इसकी वैल्यू सिर्फ ये आएगी यदि log x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। इसकी वैल्यू माइनस log x आएगी यदि log x का मान 0 से छोटा हो। थोड़ा सा इसको आपने हल करना है। क्वेश्चन हो चुका है आपका, f(x) बराबर log x यूज़ करूँगा। अब सोचिए log की वैल्यू पॉजिटिव आती है उस वक्त जब अंदर वाले x का मान 1 से हो बड़ा, यानी इसके स्थान पर आ जाएगा x > 0। चाहो तो इक्वल भी लगा लो क्योंकि इक्वल हमें 0 की भी आवश्यकता है। उसके बाद log की वैल्यू <0 आती है जब x का मान 1 से छोटा हो। ये जो x है इसका मान 1 से छोटा हो तो log की वैल्यू 0 से छोटी बनती है। लेकिन एक शर्त और होती है, आप जानते हो कि log के अंदर जो x होता है वो ना तो 0 हो सकता है ना 0 से छोटा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस log x यूज़ करनी है। कब? जब x का मान 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से हो छोटा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये हमारा बच्चों फंक्शन आ चुका है। नेक्स्ट हम P3 का यूज़ करते हैं और उसके लिए यदि आप ध्यान दें तो हमें जो इंटीग्रेशन करना है और हमारे पास जो वैल्यू है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर आ रहा है 0 और 1, देखो तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख लेता हूँ 0 और 1। और हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो 1/e से e तक करना है। अब पहले बात करते हैं e की बच्चों। e की वैल्यू वास्तव में 2.7 के आसपास होती है, ऑलमोस्ट वैल्यू 2.7। तो 1/e चाहे कुछ भी आए वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से होगा छोटा, यानी वो 0 और 1 के बीच में होगा। और e का मान जो है 2.7 वो 1 से आएगा बड़ा। तो हमें जो इंटीग्रेशन करना है 1/e से लेकर e तक, उसके दो पार्ट बनेंगे, एक तो 1 तक जाना और 1 से e तक जाना। अब 1 से छोटे पर फंक्शन और 1 से बड़े पर फंक्शन, उसके लिए ये वाली वैल्यू यूज़ करता हूँ। 1 से सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 1। तो 1 से जो बड़ा है तो फंक्शन कौन सा यूज़ करना है हम लोगों ने? log x। और 1 से छोटे पर यूज़ करना है माइनस log x। इस फिगर को यूज़ करते हैं। अब लिखता हूँ P3 से। P3 से हम लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे जो वास्तव में थी 1/e से लेकर e तक f(x) और dx। इसके दो पार्ट बनाऊंगा, 1/e से 1 f(x) dx, और इस पार्ट को मैं हटा देता हूं बच्चों। दूसरा पार्ट बनेगा 1 से लेकर e तक f(x) और dx। फंक्शन हमारे पास है
और लिमिट हमारे पास है, 2 इंटीग्रेशन है, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 1/e से लेकर 1 तक कौन सा फंक्शन बच्चों, माइनस log x। और उसके बाद 1 से लेकर e तक फंक्शन यूज़ करना हम लोगों ने log x बच्चों। यहाँ से माइनस को तो बाहर कर दूंगा, बचेगा दोनों के अंदर ही log x का इंटीग्रेशन। अब log x का इंटीग्रेशन मैं पहले ही आपको हल करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। खंडशः समाकलन विधि में आया था बच्चों ये, तो उसके अंदर इसका खंडशः समाकलन विधि से करूँ तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन दूसरे का समाकलन और dx, ये कैंसिल, बचेगा एक का इंटीग्रेशन x, यानी ओवरऑल log x माइनस में ये x इंटू में log x माइनस x को कॉमन ले लूँ तो log x माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली ये आने वाला है। मैं इस इंटीग्रेशन को यूज़ कर लूँगा, इसको फिलहाल हटा देता हूँ। अब मेरे पास ये वाले क्वेश्चन है, इसमें से माइनस को बाहर कर देता हूँ। वापस हमें उत्तर पता है x log x माइनस 1 आने वाला है, जिसकी लिमिट थी 1/e से लेकर 1 तक। दूसरे इंटीग्रेशन में सेम इंटीग्रेशन है लेकिन लिमिट 1 से e है, तो वहाँ पर आ जाएगा x इंटू में log x माइनस 1 और लिमिट बन जाएगी 1 से लेकर e तक। इंटीग्रेशन ख़त्म बच्चों। अब लगाना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस चीज़ को यूज़ करूँ, ये बाहर माइनस रहने दो। अपर लिमिट क्या बनेगी, x के स्थान पर 1 आएगा, x के स्थान पर 1, यहाँ पर आएगा log 1, उसका मान 0, तो बचेगा सिर्फ माइनस 1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब x के स्थान पर कितना आएगा बच्चों, 1/e, तो यहाँ पर 1/e, यहाँ पर बन जाएगा log के अंदर 1/e और अंदर है माइनस 1। ये बन गई बच्चों फर्स्ट पार्ट से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको हल कर देता हूँ सेम मेथड से। अपर लिमिट लगाऊँ तो x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, e रखते ही यहाँ पर वैल्यू बनेगी 1 में से 1 गया 0, ओवरऑल यहाँ पर बनेगा 0, माइनस x के स्थान पर रखा जाएगा 1 रखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, log 1 का मान 0, तो ओवरऑल फिर से ये क्या बन जाएगा 0। ये लो बच्चों, नहीं 1 मिनट, 1 रखूँगा तो log 1 का मान 0, तो यहाँ पर बचेगा x इंटू माइनस 1, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आएगा -1। अब बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में इनको थोड़ा हल करता हूँ। बाहर माइनस है, यहाँ पर -1, इसको हल करूँ तो -1/e। इसके अंदर की वैल्यू को थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये जो मान आ रहा है बच्चों log 1/e, ये वास्तव में बनेगा -1 और अंदर चल रहा है -1 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 1। ये कहाँ से है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस का गुणा अंदर करूँ तो 1, यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस, यहाँ पर अंदर बनेगा -2 और आगे चल रहा है प्लस का 1। अब यहाँ पर ये जो मैंने log 1/e का मान -1 लिखा है, ये बच्चों कहाँ से आया, log 1/e का मतलब e की घात कितनी बन जाएगी, -1। इस -1 को आगे शिफ्ट करूँ तो -1 इंटू में log e का मान 1 होता है, तो ये ओवरऑल वैल्यू बना देगा -1, इसलिए इसके स्थान पे लिख दिया है -1। इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 1 और 1 का जोड़ बन जाएगा 2, इनका गुणा बन जाएगा -2/e और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपने इसका उत्तर ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी के जैसा ही है, उसके अंदर कोस के ऊपर मोड है। शुरुआत वैसे ही करनी है। इन सारे क्वेश्चनों की इंटीग्रेशन आई की इक्वल मानना, लिमिट को रखा सेम और अंदर वाले फंक्शन को मान लिया fx और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब जो अंदर वाला fx है उसको हमने थोड़ा बहुत हल करना है, जिससे हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट हमें मालूम चल जाए और किस प्रकार p3 यूज़ करना है उसका भी फैसला हो जाए। अब fx कौन है बच्चों, cos x का मोड। हमेशा की तरह मोड को हटाने का सिस्टम सिर्फ cos यूज़ करूँगा यदि cos x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, और इसके साथ माइनस यूज़ करूँगा जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो। अब थोड़ा सा इसको ठीक करना है। आपका क्वेश्चन हो चुका है, ये fx का मान हम लोग या तो cos x यूज़ करेंगे या -cos x। अब आप सोचिए कि cos की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए और cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच। यानी ये वैल्यू आए तो इसका मतलब x का मान 0 और 90 के बीच होगा बच्चों। अच्छा, अब cos की वैल्यू आपको क्या चाहिए,
नेगेटिव, और कोस नेगेटिव होता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैं ये फर्स्ट और सेकंड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो लिमिट दी गई है वो 0 से लेकर दी गई है पाई, तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही बन रहा है। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो है 0 से लेकर 180 तक। इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक और 90, ये लो 90। तो हमें 2 इंटीग्रेशन बनाने पड़ेंगे बच्चों, ये लो 0 से 90, 90 टू 180। अब 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो तो यूज़ करना है cos x, और 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो यूज़ करना है माइनस का cos x। ये रहा। इस आधार पर हम यूज़ करते हैं P3, और उससे हमें i का मान मिलेगा जो कि वास्तव में था 0 से 180 fx dx। fx हमने उसको मान लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 टू क्या लिखना है, 90 fx dx, और 90 टू क्या लिखना है बच्चों, 180 fx और dx। दोनों वैल्यू यूज़ कर ली। अब ये वाले जो मान है इसके अंदर हमारे पास हैं 0 टू 90, हमें यूज़ करना है cos, तो यहाँ पर आ गया cos x dx, और 90 टू 180 यूज़ हमें करना है माइनस cos x ये और dx। इस माइनस को बाहर कर दूंगा, बाकी का इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो फर्स्ट cos का इंटीग्रेशन आएगा sin x, लिमिट आएगी 0 टू 90। फिर ये माइनस बाहर कर दूं तो बीच में आ जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन cos का वही आएगा sin x, लेकिन अब लिमिट बन गई 90 टू 180। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर आएगा sin 90 माइनस sin 0, और इसमें माइनस, यहाँ पर अपर लिमिट बनेगी sin 180 माइनस लोअर लिमिट बनेगी sin 90। सारे मान हमारे पास हैं। यहाँ पर वैल्यू 1, ये 0, ये 0, और ये फिर से 1। ओवरऑल वैल्यू आएगी 2, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से मोड वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये मोड वाला नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, लॉग, और इसकी हर में 1 है। तो इस कंडीशन में भी हम लोग P4 को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन को हल करने के लिए i माना, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1, और हम यूज़ करते हैं P4। P4 से i का रहता है i, लिमिट रहती है सेम बच्चों, लेकिन होता क्या है, जो x होता है उसके स्थान पर क्या बनता है, लोअर लिमिट इसकी 0 है तो अपर लिमिट माइनस x, तो x के स्थान पर बन जाएगा 90 माइनस x और dx। थोड़ा सा हल करें तो i बन जाएगा 0 टू 90, log के अंदर बन जाएगा cot 90 माइनस थीटा यानी कि tan थीटा। ये इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का योग कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 के योग से लेफ्ट हैंड साइड का जोड़ कितना बन जाएगा, 2i। राइट हैंड साइड में दोनों की लिमिट देखो सेम है, तो इसका और इसका योग कर दूंगा सीधा इंटीग्रेशन के अंदर। तो 0 टू 90, और log के अंदर आएगा इंटीग्रेशन के अंदर आएगा log cot x और log tan x बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बन गया। अब क्या करना है, 2 log हैं जोड़ के रूप में, log m प्लस log n, जिसका मतलब होता है log mn। तो यहाँ पर बन जाएगा 0 टू 90, और log के अंदर बन जाएगा cot x इंटू में tan x और dx। हम जानते हैं cot और जो होते हैं tan, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं बच्चों। इसको कैंसिल करूँ तो कितना बन जाएगा, 1। और log 1 का मान कितना होता है बच्चों, 0। log 1 का मान 0, तो ये 0 का इंटीग्रेशन बन गया। और 0 का इंटीग्रेशन चाहे लिमिट कुछ भी, हम जानते हैं उत्तर क्या बनेगा, 0। ये मान किसका आ रहा है, ध्यान रखना, 2i का। हालांकि इधर 0 है, इसका मतलब 2 का भाग देने पर i का मान फिर से क्या बन जाएगा, 0। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसका ही जो पार्ट नंबर 2 है, उसमें फिर से एक इंटीग्रेशन है। इसमें मैं फिर से P4 को यूज़ करूँगा, इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। P4 इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि इसके हर में कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट लिख देता हूँ P4 से i के स्थान पर i, इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी बच्चों सेम। अब होगा क्या, x के स्थान पर आएगा अपर लिमिट माइनस x, क्योंकि लोअर लिमिट है 0। तो x के स्थान पर लिख देता हूँ 90 माइनस x, क्योंकि इसकी अपर लिमिट क्या बन रही है, 90।
और cos के अंदर भी x के स्थान पर 90 माइनस एक्स। इसी प्रकार से बटे में आ जाएगा साइन 90 माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा cos 90 माइनस एक्स और dx। थोड़ा सा हल हो सकता है। i का मान बन जाएगा 0 to 90, यहाँ पर बन जाएगा cos x, यहाँ पर बन जाएगा sin x बटे में 1 प्लस यहाँ पर cos x और मल्टीप्लाई विद sin x। नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ओवरऑल हर में कोई बदलाव नहीं है, इसका मतलब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। अब 1 और 2 का योग कर देते हैं हमेशा की तरह। समीकरण 1 व 2 के योग से जैसे ही हम लोग समीकरण 1 और 2 का योग करेंगे बच्चों, तो इनके अंदर देखिए हर एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ अंश को जोड़ दूं तो हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल सेम लिमिट। अब इसके अंश को जोड़ूंगा तो पहले अंश क्या था, साइन माइनस कोस, ये लो। अब अंश क्या है बच्चों, कोस माइनस साइन, ये लो। और हर तो एक जैसे हैं इसलिए एलसीएम एक जैसा आना ही था, जो कि था 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स या 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू में लिख देता हूँ कोस एक्स मल्टीप्लाई विद डी एक्स। अब इसके अंश में देखें तो साइन से साइन कैंसिल और कोस से कोस कैंसिल, तो ओवरऑल ऊपर क्या बचा 0। 0 में इसका भाग दूँ उससे भी आंसर 0, तो ये बनेगा 0 to 90 और 0 का इंटीग्रेशन। और 0 का इंटीग्रेशन बच्चों 0 ही होता है चाहे लिमिट कुछ भी हो। 2i का मान आ रहा है 0, इसका मतलब इसमें भी i का मान बनेगा 0 2 का भाग देने के बाद। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हल करने वाले हैं, जिसमें दिए गए इंटीग्रेशन को मान लेता हूँ i, नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब इसमें भी हम P4 को यूज़ करेंगे क्योंकि हर नहीं बदलेगा, तो i में लिमिट तो रहने वाली है सेम। अब x के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी x के स्थान पर बनेगा 8 माइनस एक्स, ये लो। क्योंकि इसकी लोअर लिमिट 0 है, उल्टा भी होगा, जहाँ पर x है वहाँ पर 8 माइनस एक्स, जहाँ पर 8 माइनस एक्स है वहाँ पर x। तो ये इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा देखो, 8 माइनस एक्स का रूट, यहाँ भी 8 माइनस एक्स का रूट और यहाँ पर बन जाएगा रूट एक्स। ओवरऑल हर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और ऐसा हो तो P4 बिल्कुल इसके लिए फिट बैठ रहा है। तो समीकरण 1 और 2 का योग कर देते हैं नेक्स्ट। जहाँ पर P4 यूज़ करते हैं वहाँ पर ऐसे हो, समीकरण 1 व 2 का योग करने पर जैसे समीकरण 1 और 2 का योग करूँगा बच्चों, हमारे पास LHS में क्या बन जाएगा 2i, i और i का योग क्या बन जाएगा 2i। इसमें एलसीएम एक जैसा आने वाला है, हर एक जैसे हैं, तो सिर्फ अंश का योग कर देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन 0 से 8 रूट एक्स प्लस 8 माइनस एक्स का रूट, बटे वाले वैल्यू सेम आने वाली हैं, ये लो, और ये dx। ये दोनों वैल्यू आपस में हो जानी है बिल्कुल कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x, लिमिट बन रही है 0 से 8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8। गलती मत कर देना, ये मान किसका आ रहा है 2i का, 2 का भाग लगाऊं तो i की वैल्यू बन जाएगी 4, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फिर से एक इंटीग्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा पहले करना है बदलाव, वो होगा कैसे, इसमें ये वाला रूट आ रहा है, पहले इस रूट को हटाएंगे, बाकी बातें बाद में। तो इस रूट को हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग x के स्थान पर मान लेते हैं a sin थीटा। आ चुका है बच्चों ऐसा क्वेश्चन पहले भी। तो इसका अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू दी a cos थीटा और d थीटा। इसके साथ साथ मानी चीज़ को ख़त्म ना करना पड़े, हम लोग इसकी लिमिट को ही बदल देते हैं। इसकी क्या है लोअर लिमिट 0, जो कि x का मान होगा, उस पर हम लोग थीटा का मान ज्ञात कर। जब x का मान बच्चों 0 होगा तो a sin थीटा भी 0, a का भाग लगा दूं तो वो भी 0, यानी sin थीटा 0, और sin थीटा 0 हो तो कोण थीटा का मान बनता है 0। नेक्स्ट, जब x का मान a हो, ये इसकी अपर लिमिट है, तो थीटा का मान फिर से ज्ञात करना है। अब होगा क्या, जब x का मान तुम a रखो तो a से कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा का मान कितना बचेगा 1, और sin थीटा जब 1 हो तो थीटा का मतलब होता है पाई बटे में 2। तो अब नए इंटीग्रेशन में ये वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट बन जाएगी 0 to 90। तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन बन रहा है हमारे पास,
उसमें लिमिट आएगी 0 to 90। ऊपर वाला जो dx है उसके स्थान पर a cos थीटा और d थीटा बटे में पहले क्या था x, उसके स्थान पर a sin थीटा और उसके बाद रूट में था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको ठीक करना है। ये 0 to 90, ऊपर से a कांस्टेंट है बाहर लिया, सिर्फ साइन थीटा बटे में ध्यान दूं तो यहाँ से a कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है क्योंकि रूट में से जब a स्क्वायर बाहर आएगा तो गुणा में a आएगा, उसको भी कॉमन लेके बाहर कर दिया तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। रूट के अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। रूट की वजह से सिर्फ बचेगा कोस थीटा और डी थीटा, ये कैंसिल। ये बच्चों आई का मान है। अब इस आई को हम लोग फाइनली यूज़ करेंगे और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ से गुणधर्म का यूज़ करना है और वो गुणधर्म कौन सा है बच्चों, P4। P4 से इसके हर में बदलाव नहीं होगा, लिमिट रहेगी सेम। अब थीटा के स्थान पर मान रखना है, थीटा के स्थान पर कौन आएगा, 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर अपर लिमिट माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। बाकी चीज़ें सेम, इसको नाम दूंगा समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 का योग कर देते हैं हमेशा की तरह। समीकरण 1 व 2 का योग करने पर जैसे ही 1 और 2 का योग करूंगा बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनना है हमेशा की तरह, 2i। इनके हर एक जैसे हैं तो अंश का योग कर दूंगा, बाकी सब चीज़ें सेम। 0 to 90, इसके अंश बन रहे हैं साइन और कॉस, इनका जोड़, और हर तो एक जैसा आने वाला ही है, यानी वो भी आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये डी थीटा। दोनों वैल्यू एक जैसी हो गई, कैंसिल, बचेगा 1। अब 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन समाकलन बन जाएगा थीटा और लिमिट बन जाएगी 0 to 90। अब थीटा के स्थान पर रखेंगे 90 और थीटा के स्थान पर रखेंगे 0, जिससे बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी पाई बटे 2। लेकिन गलती मत करना, ये मान किसका बन रहा होगा, 2i का। 2 का भाग लगा दूं तो i इज इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 4 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपने पिछले वाला क्वेश्चन हल कर देना है। लास्ट कर रहे हैं, इस पार्ट के अंदर हमारे पास है इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना। अब ये अच्छा इंटीग्रेशन है बच्चों, इसको मान लेता हूँ i के इक्वल और इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। यहाँ पर मैं सीधा P4 यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि इससे हर नहीं बदलने वाला। P4 से होगा क्या, i का i, लिमिट रहती है सेम। अब तुम्हें x के स्थान पर रखना है अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी x के स्थान पर आएगा 90 माइनस एक्स, या उसको समझे हम 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर बनेगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो P4 के बाद ऊपर बनेगा कोस स्क्वायर एक्स, नीचे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा से बन जाएगा कोस थीटा यानी कोस एक्स, और कोस 90 माइनस थीटा से बनेगा साइन थीटा यानी कि साइन एक्स। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 और जो 2 हैं इनका हम लोगों ने योग कर देना है। तो समीकरण 1 और 2 का योग करने पर योग करूँगा तो i और i का योग क्या बन जाएगा, 2i। लिमिट रहने वाली है बच्चों सेम। अब इनके हर एक जैसे हैं तो ये एलसीएम बनना है, ये तो सेम आएगा, ये लो cos x प्लस में sin x। और होता क्या है बच्चों, अंश का योग कर देते हैं। अंश उसका क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, इसका अंश क्या है, cos स्क्वायर एक्स और ये dx। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता है। तो फाइनली 2i जो आ रहा है लिमिट 0 to 90, वहाँ पर ऊपर तो बनेगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा, cos x प्लस में sin x। ये लो बच्चों, अब यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब इसको हमें हल करना है और उससे हमें लास्ट इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है। उसके लिए हम लोग कोस और साइन के हाफ एंगल वाले ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। कोस का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x है, तो हाफ एंगल क्या बन जाएगा, x अपॉन 2। इसी हिसाब से इसका भी होता है, साइन का फॉर्मूला वो क्या बनता है, 2 tan x अपॉन 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2। इन दोनों फॉर्मूलों को इसके अंदर यूज़ कर लेना है।
आई का मान ज्ञात करना हो तो ये 2 इधर भी आ सकता है, वो काम कर देंगे लास्ट में। तो इससे 2i क्या बन जाएगा, लिमिट तो रहने वाली है सेम बच्चों। नेक्स्ट ये 1 अपॉन कॉस के स्थान पर ये वैल्यू रखूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। साइन के स्थान पर ये यूज़ करूँ तो 2 tan x अपॉन 2 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ये dx। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो यही एलसीएम आने वाला है। देखो जब ये एलसीएम आ जाएगा तो एलसीएम हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब एलसीएम क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि बन जाता है sec स्क्वायर थीटा। तो मैं ऊपर भी लेके जा रहा हूँ और उसको sec स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख रहा हूँ। तो फाइनली 2i का मान क्या बन रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर 0 to π/2 ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 बटे में ये वाली वैल्यू आ जाएंगी क्योंकि इनके अंश का योग हो जाना था, हर एक जैसे थे। तो ये कि ये वैल्यू सेम नोट कर देता हूँ, 1 माइनस tan x/2 का स्क्वायर और 2 tan x/2। मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख लिया क्योंकि ये जो पद बन रहा है tan वाला इसका अवकलन ऊपर बढ़ा है। तो नेक्स्ट इस पार्ट को हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं tan x/2 को t। इसका अवकलन क्या बन जाएगा बच्चों, tan का तो बनेगा sec स्क्वायर, फिर x/2 का 1/2, उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूं तो बन जाएगा 2 dt। इसके साथ साथ लिमिट को भी चेंज कर देता हूं ताकि वापस मान ना रखना पड़े। तो जब x का मान 0 तो t का मान ज्ञात करना है और x का मान 90 तो भी मुझे t का मान ज्ञात करना है। ये वैल्यू यहाँ से आएंगी। जब x का मान 0 होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan 0 जिसका मतलब 0 होता है, तो t का मान बनेगा 0। लोअर लिमिट आ गई। जब ये वैल्यू यूज़ करूँगा 90 तो यहाँ पर बनेगा 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपकी इंटीग्रेशन की सारी कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी, 2i इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी 0 से लेकर 1, इसके और इसके स्थान पर आ जाएगा 2 dt, 2 को बाहर कर दो, ये लो dt बटे में 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2t। ये अब आपका नेक्स्ट इंटीग्रेशन है जिसको आपने हल करना है। नीचे है द्विघात व्यंजक जिसको बनाऊंगा पूर्ण वर्ग व्यंजक। तो हमारे पास है माइनस टी स्क्वायर प्लस में 2t और प्लस में 1 बच्चों, ये रहा। इसमें से कॉमन लेता हूँ माइनस, तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 1। ये माइनस इस पर ध्यान दिया t, यहाँ पर माइनस 1 इसका वर्ग, यहाँ पर माइनस 1 बनेगा एक और, माइनस 1 और माइनस 1 मिलकर माइनस 2 जिसको लिख देता हूँ √2 का स्क्वायर। माइनस का गुणा अंदर कर दूंगा तो यहाँ पर ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहे हैं। तो फाइनली i की ही वैल्यू आ रही है, ये 0 से 1, ये dt माइनस से गुणा करने के बाद आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेशन है बच्चों पूर्ण वर्ग व्यंजक बनाने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं 1 में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला। 1 में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, इसका उत्तर होता है 1 में 2a और log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है बच्चों ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करना है। तो लास्ट में i जो है वो क्या बन जाएगा, लिमिट हम लोग यूज़ करेंगे बाद में, पहले आएगा 1 में 2a, a की वैल्यू कितनी है बच्चों √2, ये लो। फिर आएगा log a और x का मान कितना है बच्चों t माइनस 1, इसका योग और बटे में √2 माइनस t माइनस 1 विद इन दी मोड। इस पर लगाएंगे लिमिट, ये तो कांस्टेंट है इसको तो बाहर कर दिया। लिमिट क्या है बच्चों 0 से 1, ये लो 0 से 1। अब एक बार आपने t का मान 1 यूज़ करना है और एक बार मान यूज़ करना है 0। इससे होगा क्या, ये 1 में 2 √2 बाहर है। अपर लिमिट देखिए क्या बनेगी log के अंदर, t का मान 1 रखूँ तो ये तो 0, काम खत्म, ये भी 0 खत्म, तो बचेगा √2/√2। सेम है तो वैल्यू क्या बनेगी 1, ये बन गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट का मतलब फिर से log, अब जो t है उसका मान रखा जाएगा 0। जैसे t का मान 0 रखूँगा तो log के अंदर ऊपर बनेगा √2 माइनस 1
और नीचे बनेगा √2 प्लस में 1। ये आपका आंसर हो सकता है। log 1 का मान तो 0। अब इस क्वेश्चन को और आगे हल करने के लिए हम लोग इसको तो हटा देते हैं, ये जो माइनस है इसको घात के रूप में लिख देते हैं। तो जैसे ही घात -1 बनती है आप जानते हो ये मान उल्टे बन जाएंगे। ये क्या बन जाएगा √2 प्लस 1 बटे में √2 माइनस 1। इसको यहाँ तक भी नहीं छोड़ना है। अब क्या करेंगे हम लोग इस log के अंदर ही √2 प्लस 1 से अंश और हर में गुणा कर देंगे log के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में 1 बटे में 2 √2। इससे होगा क्या log के अंदर ऊपर वालों का तो वर्ग बनना है, ये लो √2 प्लस 1 का वर्ग। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी से बन जाएगा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 का मतलब 1 का भाग दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब जो ऊपर वाला स्क्वायर है उसको बाहर शिफ्ट कर देंगे, तो बाहर बनेगा 2 बटे में 2 √2 और log के अंदर बच जाएगा सिर्फ √2 प्लस में 1, जिसमें ये 2 से 2 कैंसिल। फाइनली 1 बटे √2 और log √2 प्लस 1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार आज हमने एग्जाम्पल नंबर 18 तक हल कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे बच्चों। धन्यवाद।